जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर 1 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो कैफ 6 सब्जेक्ट है हमारा मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी ओरिएंटेशन होगी। यानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, पैटर्न होगा, ग्रिड इस पेपर का क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और कैसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। कैफ 6 मैनेजेरियल फाइनेंशियल एनालिसिस प्रीवियस अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो सिलेबस में नहीं है। जो चेंज आया है वो भी सिलेबस में नहीं, एज ऑन टू डे सिलेबस में नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, अगर आई कैप की तरफ से सिलेबस में रिवीजन आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये, आई कैप क्या कहता है कि अब कैफ 6 का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको कैफ 3 का पेपर पास करना ज़रूरी है। प्रीवियस अटेम्प्ट तक हमारी जो ग्रुपिंग होती थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए में 4 पेपर होते थे, ग्रुप बी में 4 पेपर होते थे। अब ग्रुपिंग ख़त्म, यानी आप पेपर्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स को सेलेक्ट करने के लिए प्री रेक्विजिट है कि आपको पहले कोई दूसरा पेपर पास करना होगा। इस पॉलिसी के ऊपर कुछ डिबेट जारी है, लेकिन फिलहाल जो रूल है वो क्या है, कैफ 6 का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूरी है कि स्टूडेंट ने कैफ 3 यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पास किया हो। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ और है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर आई कैप की जो रिक्वायरमेंट है सो उसको फॉलो करना है। तो इसलिए मुझे बताइए, ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पे, कि क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने ना तो कैफ 3 का पेपर पास किया है अभी तक और ना ही अटेम्प्ट किया है। यानी सब ने या तो पास किया हुआ है, या जिन्होंने पास किया वो तो इंशाल्लाह कंफर्म है तकरीबन कि इस दफ़ा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, और जिन्होंने पेपर दिया है उनका कंटिंजेंट है, उम्मीद है कि पेपर अच्छा हुआ है, रिजल्ट अच्छा आया, पास हो गए तो वो भी अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ना तो ये पेपर पास किया है और ना ही इस अटेम्प्ट में दिया है, तो वो फिर कैफ 6 का पेपर ना उठाए, वो नहीं दे पाएगा। चलिए, ये तो है एक बड़ी जो इस अटेम्प्ट में चेंज थी इस सब्जेक्ट के हवाले से, वो आपके साथ शेयर की। ओरिएंटेशन क्लास में हम क्या सीखेंगे, जो बातें तो बहुत सी होंगी, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होगा वो होगा ग्रिड और स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर के ऊपर, कि इस पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा और कितने सेक्शन हैं और इनमें पेपर किस तरीके से आएगा, पेपर पैटर्न जिसे कह सकते हैं आप। फिर इसके बाद नेचर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, इसमें किस तरह के टॉपिक हैं, क्या न्यूमेरिकल हैं, क्या थ्योरेटिकल हैं, उनको किस तरीके से हम तैयार करेंगे, मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्किल्स सीखेंगे हम, प्रायर लर्निंग यूज्ड इन दिस सब्जेक्ट। अच्छा, इस सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट स्किल्स का, ठीक है। प्रोबेबली कैफ लेवल पे ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सी डाइवर्सिफाइड स्किल्स सिखाई जाती हैं और यूज होती हैं। तो इसमें खास तौर पे आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसे कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो इससे पहले किसी न किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हैं और वो इस सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंटली कंसेप्ट यूज होंगे। बता इसलिए रहा हूं ताकि घर जाके अगर आपके पास कुछ पुरानी बुक्स मटेरियल पड़ा है तो उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। रिवाइज करेंगे तो फिर आपके लिए नए कंसेप्ट सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन नए कंसेप्ट्स में वो पुराने कंसेप्ट्स भी यूज हो रहे होंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर रिवाइज नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वो पुराना स्टडी मटेरियल हमारे पास है, आई कैप की बुक से पढ़ा होगा, ठीक है, या कम से कम प्रैक्टिस तो आई कैप की बुक से की होगी। तो उसमें से आपके प्रायर जो बुक्स होंगी उनमें से रेलिवेंट नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके उनके ऊपर जो भी क्वेश्चनिंग होगी बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन आपने खुद जो अपने हाथों से नोट्स वगैरह बनाए होंगे अगर उनको पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमने कवर करना है। स्टार्ट करें जी, मतलब चलिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रो, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और तकरीबन 15 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। मेरा इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मेरे से ज़्यादा बेहतर है आपके लिए ये जानना कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की नेचर, इसको ज़रा अटेंटिवली आपने समझना है। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन,
क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले उसकी नेचर अगर समझ लगे, पता चल जाए किस तरह का सब्जेक्ट है, तो फिर ये डिसाइड करना भी आसान हो जाता है कि किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा, टाइटल है इसका मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या है? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, MFA एब्रीवेट करते हैं। पहले मैनेजेरियल एनालिसिस, फिर फाइनेंस। इसका मतलब है ये सब्जेक्ट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैनेजेरियल एनालिसिस का, फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका मतलब है इस सब्जेक्ट में आपको ब्रॉडली दो स्किल्स सिखाई जाएंगी, मैनेजेरियल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी और फाइनेंशियल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। अब ये मैनेजेरियल स्किल्स क्या है, फाइनेंशियल स्किल्स क्या है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट है हमारा मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, MFA। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको इस काबिल बनाना क्या कि जब आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग करें ना, तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग करते हुए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करें। बिजनेस डिसीजन करते हुए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को डिस्कस करना चाहिए। अरे भाईजान, हम एक बर्गर बना रहे हैं, उस बर्गर की सेल प्राइस है 500, उसकी कॉस्ट है 350। क्या हमें वो बर्गर लॉन्च करना चाहिए? अगर सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस के एक्सपर्ट है ना आप कहेंगे सर बिल्कुल करना चाहिए, एक बर्गर सेल करेंगे 150 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मैकडोनल्ड ने ऐसा ही किया, उसे एक बर्गर के ऊपर 350 कॉस्ट थी, 350 का नुकसान हुआ। हालांकि सेल प्राइस रखी थी 500। वो कैसे? इंडिया में बीफ बर्गर लॉन्च कर दिया। फाइनेंशियल कैलकुलेशन उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, सारी दुनिया में बीफ बर्गर हमारा फेमस है, भरपूर बिकता है, 500 में बेचेंगे, 350 बनाएंगे, 500 में बेचेंगे, 150 पर यूनिट फायदा होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग, मैनेजेरियल एनालिसिस नहीं किया। मैनेजेरियल एनालिसिस क्या कहता है? जिस जगह बिजनेस करने जा रहे हैं उस कंट्री का, उसका एनवायरमेंटल एनालिसिस करें, ठीक है, उसके बारे में जानें। क्या गलती की मैकडोनल्ड ने इसमें? इंडिया में बीफ बर्गर लॉन्च करके क्या गलती की? वहां पे तो बीफ गौ माता वो तो पड़ गए उनके पीछे। क्या सेल होना था बर्गर, बीफ बर्गर? नहीं। अब ये उन्हें चाहिए था पहले वहां पे किसी को मैनेजरियल एनालिसिस करने के लिए भेज दे कि वहां पे डिमांड किस चीज की है, वो नहीं हो सका। ठीक है, प्रोडक्ट टोटल फ्लॉप। इसी तरह अब दूसरी एग्जांपल सुनिए, बस समझाना ये चाह रहा हूं कि क्यों ICAP आपको फाइनेंशियल के साथ मैनेजेरियल एनालिसिस भी सिखा रहा है। इसलिए कि जो बिजनेस डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल की बेस पर डिसीजन करिए तो सब आपको पता है कि डिसीजन वही अच्छा है जो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल हो, लेकिन साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। अच्छा मैनेजर वही है जो फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर। दूसरी एग्जांपल लीजिए, एक प्रोडक्ट है 500 में बनती है, उसको 300 में बेचना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे डिसीजन करें तो नहीं बेचना चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए जो कस्टमर हमारा वो प्रोडक्ट 500-300 में खरीदता है, वो उसके बाद हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स भी बाय करता है, वो हमारी प्रोडक्ट्स दूसरी भी बाय करता है, जिससे प्रॉफिट होता है। भाई हमने वैल्यूएशन करवाई, हमने कहा जी एक कॉफ़ी मशीन चाहिए, कॉफ़ी मशीन वालों ने कहा सर मशीन फ्री देंगे आपको। ने कहा ये कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस है, बेच रहे हो फ्री? भाई और कुछ ना सही, आपको ये कोई 15-20 हज़ार की कॉस्ट तो कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी बनाने वाली मशीन जो है, कॉफ़ी मेकर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? कह रहे हैं फ्री ले ले। क्या ये अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन है? सिर्फ फाइनेंशियल की बेसिस पे देखें तो शायद सिर्फ इस ट्रांजेक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन अब मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग देखें। भाई जो मशीन खरीदेगा हमारी, इसके बाद चाय कॉफ़ी किससे खरीदेगा? हमसे ही खरीदेगा, हम अपना प्रॉफिट उधर से कवर करेंगे। बाज़ औक़ात ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये अपनी डिवाइस जो कि 8-10 हज़ार में होती है नॉर्मली, फ्री में दे देते हैं। क्यों?
क्यों? अब नहीं फ्री देते, हमारे ज़माने में फ्री दे दिया करा। क्यों? क्योंकि मंथली जो आपसे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, असल कमाई वहां से होगी। तो बाज़ औक़ात हम कॉस्ट से ज़्यादा भी प्राइस मिल रही होती है, नहीं बेचते, और बाज़ औक़ात कॉस्ट से कम पे भी बेच देते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर। तो बताइए, क्या एग्री करते हैं कि अच्छा मैनेजर कौन है, जो सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करे, या फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी सामने रखे? इसीलिए आई कैब ने कहा ये सब्जेक्ट बेहतरीन कॉम्बिनेशन है मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस दोनों का। कंपनी के अंदर आपने हिरार्की अगर कभी देखी हो ना, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक होता है सीईओ और एक होता है सीएफओ। गैस कीजिए दोनों में से हायर पोजीशन पे कौन है? सीईओ। और सीएफओ लो, फाइनेंस का एक्सपर्ट कौन होता है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का सीएफओ। तो सीईओ तो फाइनेंशियल डिसीजन का एक्सपर्ट भी नहीं होता, वो मैनेजरियल डिसीजन का एक्सपर्ट होता है। वो क्या होता है? मैनेजरियल डिसीजन का। और सीएफओ जो होता है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, वो सिर्फ अमाउंट्स में कंसीडरेशन कर रहा होता है। आपने वो सुनी होगी कहावत, कहानी छोटी सी। सीएफओ भागा का भागा सीईओ के पास गया। सीईओ के पास, ये बताना चाह रहा हूं आपको सीएफओ और सीईओ की सोच में फर्क क्या होता है और क्यों हमारे लिए दोनों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सीएफओ कहने लगा, सर मैंने सुना है कि आपने एम्प्लॉयज की हैवी ट्रेनिंग का फैसला किया है जिस पे हमारे 10 मिलियन रुपीस खर्च होंगे। सीईओ ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। सीएफओ कहने लगा, सर जरा सोचिए, अगर हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें और एम्प्लॉयज हमें छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा? सीएफओ क्या कहने लगा, जरा सोचिए कि हम 10 मिलियन में एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें और वो एम्प्लॉयज हमें छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा? सीईओ क्या कहने लगा, जरा सोचो, अगर हम उनकी ट्रेनिंग ना करें और वो हमें छोड़ के ना जाएं तो क्या होगा? ये है फर्क। तो बताइए, क्या कॉस्ट बचा लेनी चाहिए कि ट्रेनिंग करनी चाहिए? ये है सीएफओ और सीईओ का थिंकिंग डिफरेंस। तो आई कैप आपको इस सब्जेक्ट में किसके लिए तैयार, सीएफओ बनाने के लिए तैयार कर रहा है कि सीईओ के लिए? बेसिकली सीईओ के लिए। लेकिन चूंकि सीईओ के लिए उसने डिसीजन मेकिंग में सीएफओ की कैलकुलेशन को भी समझना है, तो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी सिखाई जाएंगी और नॉन फाइनेंशियल। क्लियर जी? मजीद कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं ताकि, क्योंकि इस सब्जेक्ट में केस स्टडीज आती हैं। 2 पोर्शन है, कैलकुलेशन वाला उसमें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, जो हमारा मैनेजरियल है उसमें केस स्टडीज आती। तो केस स्टडी वाले कंसेप्ट अगर केस स्टडी से ही समझा जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ आते हैं। तो ये समझाने के लिए कि क्यों हमारे लिए मैनेजरियल स्किल्स को भी जानना ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में, मजीद कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, कहीं पे अगर आपको ऑफर हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, उनको दुबई से ऑफर आई, क्या पाकिस्तान में काम करते हैं, आपको 70,000 पर मंथ मिलेगा, दुबई में आ जाएं 1.5 लाख रुपया मिलेगा। बताइए क्या डिसीजन करें? क्या सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पे डिसीजन करेंगे कि कोई नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी सामने रखेंगे? नॉन फाइनेंशियल भाई, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, अदर बेनिफिट्स क्या हैं, वहाँ पे कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे। जो हॉस्टलाइज हैं उनको तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, सर इधर भी लाहौर में भी यही करते हैं, उधर भी कर लेंगे दुबई में, ठीक है। लेकिन ये बहुत से फैक्टर्स और भी हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे जो बैचमेट्स उधर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो ये कहते हैं कि अकेला बंदा अगर जाए ना तो फिर वो सेविंग कर लेता है, लेकिन अगर जाके फैमिली भी वहाँ पे सेटल करे ना फिर सेविंग नहीं होती, क्योंकि वो गोरों ने या दूसरे लोग जहाँ पे पैसे ज़्यादा देते हैं ना, अर्निंग ज़्यादा है, वहाँ पे सिस्टम उन्होंने कुछ इस तरह का इस्टेब्लिश किया हुआ है कि आपके एक्सपेंसेस भी उस लिहाज से ज़्यादा होते हैं। फॉरेन कंट्री में एजुकेशन की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट डिसीजन करते हुए आपने सिर्फ सैलरी को नहीं देखना, उसको भी देखना है, लेकिन उसके साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी। मैकडोनल्ड की एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, यूएसए वर्सेस यूरोपियन यूनियन। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को मॉडिफाई कर दिया जाता है। डीएनए को मॉडिफाई करने से वो जाहिर है वो उनमें कुछ
क्लेम ये करते हैं साइंटिस्ट कि ऐसे प्लांट्स वगैरह में बीमारियों से लड़ने की ज़्यादा पावर हो जाती है, या उन पे ज़्यादा वायरस अटैक नहीं करते, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, कुछ जगहों पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को बैन किया गया है, कुछ जगहों पे नहीं। रियल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यूएसए की कंपनी, यूएसए में जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउड थे उस वक्त, अभी भी शायद अलाउड है, यूरोपियन यूनियन में अलाउड नहीं है। तो एक कंसर्न उन्होंने कहा जी इधर तो धड़ाधड़ प्रोडक्ट बिकती है, बहुत प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्शन ज्यादा है, कंसाइनमेंट बेचते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज में उस इन्वेस्टर तकरीबन बैंकरप्ट हो गया इस इवेंट के बाद, उसने कंसाइनमेंट अपनी भेजी यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कहा भाईजान हमारे एरिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स इलीगल है, बैंड है, आपका जहाज शिप हम अनलोड ही नहीं करने देंगे। काफी अरसे तक उधर खड़ा रहा, डैमेज ज्यादा पे करने पड़े, और फिर उसके बाद जहाज वापस गया, अनलोड भी नहीं होने दिया। बताइए क्या डिसीजन गलत किया इसने? इस नॉन फन उसने कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया उस जगह का जहां पे वो बिजनेस करने जा रहा है। तो बाजुकात सिर्फ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का रेवेन्यू एनालिसिस करना काफी नहीं होता डिसीजन मेकिंग के लिए। ये एग्री करते हैं? इसीलिए आईकैप ने कहा हम आपको इस सब्जेक्ट में मैनेजेरियल स्किल भी सिखाएंगे और फाइनेंशियल स्किल्स भी। क्लियर जी? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो इस सब्जेक्ट की नेचर आपके सामने आ गई। फिर इसके बाद ये जो पेपर है इसका ग्रेड क्या होगा? ग्रेड सुन लीजिए। पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, ये टू बी अटेम्प्टेड ऑन सेपरेट आंसर शीट, ये मैं डिलीट करना भूल गया, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट। ये जो टू बी अटेम्प्टेड ऑन सेपरेट आंसर शीट्स इन आईकैप एग्जाम है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब पेपर आपने एक पहले मैनेजेरियल लेदा और फाइनेंशियल लेदा होगा, अब नहीं है ऐसा। अब मैनेजेरियल और फाइनेंशियल दोनों एक ही पेपर, दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर शीट पे करने हैं। हाँ, वो रूल है अभी भी कि हर आंसर अलग सरफेस पे, वो रूल है, ठीक है। लेकिन पूरे पेपर के लिए आपको कितनी आंसर शीट मिलेगी? 1 या 2? 1 मिलेगी आंसर शीट, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे पेपर के 2 सेक्शन होंगे। ए के ऊपर लिखा होगा सेक्शन ए और कुछ क्वेश्चन चलेंगे, फिर आएगा सेक्शन बी और आगे कुछ क्वेश्चन चलेंगे। ये क्लियरली हेडिंग लिखी होगी, सेक्शन ए की हेडिंग लिखी होगी, ठीक है। में फर्क क्या है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में? सेक्शन बी है बेसिकली जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सेक्शन बी है फाइनेंशियल एनालिसिस के क्वेश्चंस और सेक्शन ए है मैनेजेरियल एनालिसिस के क्वेश्चन, ठीक है। पेपर के 2 हिस्से होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पेपर होगा 100 नंबर का। सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन होंगे? फाइनेंशियल एनालिसिस के। सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन होंगे? मैनेजेरियल एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा, अब सुने, सेक्शन ए के मजीद 2 हिस्से होंगे, लेकिन आगे हेडिंग नहीं लिखी होगी, क्वेश्चन बता रहा हूं। सेक्शन ए में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। कौन से? एमसीक्यूज और केस स्टडीज, मैनेजमेंट की केस स्टडीज, बिजनेस डिसीजंस की केस स्टडीज होंगे। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन में रिप्रोडक्शन का नॉलेज यूज हो रहा होगा, लेकिन रटे वाले नहीं होंगे। इसका मतलब है एमएफए के पेपर में रटा नहीं चलना, केस स्टडी चलनी है। हाँ, केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए नॉलेज होना तो जरूरी है, तो कुछ ना कुछ हमें चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ हेडिंग्स वगैरह, कुछ मेन कंसेप्ट्स वगैरह। लेकिन असल में क्या वो हमसे पूछेगा? केस स्टडीज। वो आपको कोई ना कोई बिजनेस प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा और आपसे कहेगा इस बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, क्या करना है, प्रोडक्ट के साथ क्या स्ट्रेटजी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। और बड़े टाइप्स ऑफ केस स्टडीज हैं, वो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज और फिर तकरीबन 35 से 40 नंबर की केस स्टडीज होंगी,
और ये सारी की सारी केस स्टडीज किस पोर्शन, मैनेजेरियल पोर्शन की होंगे। ठीक, कुछ इजी होंगी, कुछ डिफिकल्ट होंगी। और बैक एंड पे रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, यानी हमने रट्टा लगाना है लेकिन सिर्फ मेन कंसेप्ट्स का, हेडिंग्स का, डिटेल का नहीं। क्लियर? अच्छा, मेजर टॉपिक्स का। अच्छा, ये 15 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होंगे ना, ये होंगे आपके पूरी किताब में से, पूरी किताब। यानी इसका मतलब क्या, पूरी किताब में से? मैनेजेरियल भी दोनों में से होंगे। स्टूडेंट कह सर आप सही नहीं पढ़ाया आपने। वो कैसे? सर आपने कहा था 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखा है, उसमें तो एमसीक्यूज ही 12 है। आपने कहा था 15 नंबर के होंगे, इसमें 12 हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, कुछ एमसीक्यूज के नंबर ज्यादा होंगे, जो ज्यादा मुश्किल है, लेंथी है, कैलकुलेशन ज्यादा है। अब तो दूसरे पेपर में भी शायद इस तरह होता है, काउंटिंग में भी इस तरह होता है कि कुछ एमसीक्यूज का एक, पहले हर एमसीक्यू का 1 नंबर हुआ करता था, अब वो कुछ थोड़ा सा उसने रैशनलाइज किया है, बेहतर किया है, मुश्किल वाले एमसीक्यूज के लिए 1.5 या बाजू का 2 मार्क्स भी दे देता है। तो टोटल 15 एमसीक्यू, शायद 11-12 हो। फिर मैनेजेरियल पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनकी केस, अब मैं टॉपिक की सिर्फ नेचर आपको बता रहा हूं, टॉपिक की नेचर बता रहा हूं, सुन लें। किसी भी जगह पे आपने काम करना है ना, तो आपने एनालिसिस करना है जब, तो 3 लेवल पे एनालिसिस करना है। एक कंट्री लेवल पे, एक कंट्री लेवल, एक इंडस्ट्री लेवल पे, और एक कंपनी लेवल पे। फर्क समझ आ रहा है? कंट्री लेवल पे किस कंट्री के हालात क्या हैं, मार्शल लॉ लगा हुआ है तो भाग जाओ इन्वेस्टर, दोबारा मुड़ के भी ना इधर देखना। ठीक है, इकोनॉमी डिप्रेशन में है, भाग जाओ। ठीक है, यह है कंट्री लेवल पे एनालिसिस। फिर उसके बाद कंट्री लेवल पे एनालिसिस ओके है। दूसरा एनालिसिस क्या है? कुछ इंडस्ट्री हो सकता है अच्छी परफॉर्म कर रही है, कुछ इंडस्ट्री अच्छी परफॉर्म ना कर रही हो। इंटरेस्ट रेट 22% है, क्या है इंटरेस्ट रेट? गूगल पे सर्च करके अभी बताएं, साथ साथ कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी सीखते रहते हैं ना। इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान बताइए क्या है? गूगल करना सीख ले भाई, कुछ साथ साथ गूगल करें। इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान 22.7, 23% के लगभग। भाई हमने मशीनरी बैंक से लोन लेके इंपोर्ट करनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, तो बताइए ये फैक्टर हमें क्या बता रहा है? हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव न्यूज़ है? नेगेटिव, क्योंकि बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इतना हाई इंटरेस्ट है, इतना हाई इंटरेस्ट। भाई 22 रुपये 100 में से बैंक को लोन देना है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट कम से कम 22% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना हो, अब वही फैक्टर, यही फैक्टर इंटरेस्ट, अगर आप बैंक हैं आपके लिए यही चीज गुड न्यूज बन गई। तो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस करना है। ठीक है, सिर्फ बाजुकात कंट्री बड़ी पॉजिटिव चल रही होती है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री डाउन जा रही है, तो सिर्फ कंट्री का एनालिसिस काफी नहीं है, इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करना है। और इंडस्ट्री के बाद तीसरे नंबर पे कंपनी का ना, कि आपकी स्पेसिफिक कंपनी में क्या खास बात है। आपने जो compete करना है अपने कंपेटिटर कंपनीज को, तो क्या कोई खास बात होगी तो कंपेटिटर से बेहतर परफॉर्म करेंगे ना, वरना तो एवरेज, जैसे वो एवरेज पर्सन अर्निंग कर रहा है आप भी एवरेज अर्निंग कर रहे होंगे। अबव एवरेज अर्निंग करने के लिए आपके पास कुछ ऐसी कंपिटेंस, ऐसी स्किल होना जरूरी है जो दूसरों के पास ना हो। ठीक है, जैसे KFC का बर्गर क्यों इतना महंगा बिक जाता है और हमारे घर के पास जो JFC है उसका बर्गर वो कोई पसंद ही नहीं करता, हालांकि बाहिर दिखने में और खाने में भी टेस्ट मिलता जुलता ही है। क्यों? KFC में ऐसी खास बात क्या है?
ब्रांड, उसका ब्रांड वैल्यू, ठीक है। ये खास आपके पास अगर कोई खास स्किल है, यूनिक स्किल है, तो आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वरना नहीं। तो फिर हमने अपना तीसरा कंपनी का एनालिसिस भी करना है। ये पूरी का पूरा जो मैनेजेरियल एनालिसिस है आपको ये 3 चीजें सिखाता है। ओवरऑल एनालिसिस कैसे करना है, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करना है, और फिर कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है। ये जो पेस्टल एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस ये आपका ओवरऑल कंट्री या इकोनॉमिक एनालिसिस सिखाता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है ये इंडस्ट्री एनालिसिस सिखाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बीसीजी मैट्रिक्स है ये कंपनी का एनालिसिस सिखाते हैं। ये कंपनी के अंदर भी 2 तरह की चीजें होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और इंटरनल से स्वॉट, वैल्यू चेन एनालिसिस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, रिसोर्सेज कंपीटेंस, ये इंटरनल, ये भी कंपनी का एनालिसिस सिखाते हैं। और फिर एथिक्स यानी बिजनेस डिसीजन करते हुए अखलाकियात को भी सामने रखना है, ठीक है। एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, नौकरी से निकाल देना चाहिए या उससे पूछना चाहिए भाई क्या मसला तेरे को, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी अगर रिजॉल्व हो सकती है, या उसकी हो सकता है ट्रेनिंग की जरूरत हो उसको, ठीक। तो इसीलिए एथिक्स, डिसीजन मेकिंग में एथिक्स को भी इंक्लूड कर, छोटा सा टॉपिक है ये। तो मैनेजेरियल एनालिसिस में हमें क्या चीजें सिखाएगा, वो हमने कैसे एनालिसिस करना है उस एनवायरनमेंट का जहां पे बिजनेस करने जा रहे हैं। और ये एनालिसिस 3 लेवल पे है, कंट्री, इंडस्ट्री, कंपनी। अब आते हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। फाइनेंशियल, फिर क्वेश्चन को आप आगे देखते जाएंगे, आगे आएगा पेपर के अंदर सेक्शन बी, उसमें होगा फाइनेंशियल पोर्शन। 45 से 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जैक्टली 50 मार्क्स के नहीं होते, हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली 50 मार्क्स के नहीं होते, कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। इसलिए कि अगर सेक्शन बी फाइनेंशियल पोर्शन 45 मार्क्स का है तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा, 55। और अगर ये 50 का है तो वो भी 50 का होगा। आगे इसमें ये मैनेजेरियल पोर्शन आईकैप की बुक के लिहाज से और हमारे जो नोट्स हैं उनके लिहाज से भी चैप्टर 1 से चैप्टर 9 9 चैप्टर्स हैं। किसके, मैनेजेरियल पोर्शन के, चैप्टर 1 से चैप्टर 9। और फाइनेंशियल पोर्शन के 10 से लेके 16 तक। अब आपके में सवाल आ रहा होगा, 9 चैप्टर्स, उसके तकरीबन 35 to 40 मार्क्स, और फिर 7 चैप्टर, उसके 45 से 50 मार्क्स। ये लगता है कि कोई रैशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसे लग रहा है नहीं, इसलिए कि जो 9 चैप्टर्स है ना वो छोटे छोटे हैं उनमें, और जो 7 चैप्टर हैं उनमें 2 चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। तो जब आप चैप्टर्स को देखेंगे तो शायद आपको ऊंच नीच नजर आए, लेकिन जब आप उनके पेजेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्लासिफिकेशन ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस में मेजर टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, मेजर देखें, मैं आपसे पूछता बैंक का काम क्या है। बैंक के 2 ही काम है, पैसे लेना, पैसे देना, सिंपल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इन्हीं 2 चीजों का नाम है। पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या सीखते हैं, ये असल में आपका बेसिक पेपर है। सीफैप लेवल पे इसका एडवांस वर्जन आएगा जिसे कहते हैं बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना वो सारी की सारी 2 चीजों के गिर्द घूमती, छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं लेकिन 2 चीजों के गिर्द घूमती। क्या, पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए, कहां लगाया जाए, पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए
कहाँ लगाया जाए, ये है पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई आपसे पूछे ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 2 लफ्जों में बताओ क्या है, तो आपने क्या कहना है, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 चीजों के गिर्द घूमती है। पहली चीज कहां से लाया जाए और दूसरी चीज कहां लगाया जाए। लाने के लिए बहुत से सोर्सेज, हमने कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। घर वालों से उधार ले सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, अपना पैसा रिश्तेदार नहीं देने लगे, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप काउंटिंग की लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जी कैपिटल भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है और लोन भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो पहला टॉपिक जो है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, इसमें आप ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है जहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और हर सोर्स की याद रखें एक कॉस्ट होती है, एक कीमत होती है जो आपको अदा करनी होती है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। जैसे बैंक से अगर लोन ले, बैंक ने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया, तो कॉस्ट क्या होगी 10%, इग्नोरिंग टैक्स 10%। इसी तरह इवन अगर आप कैपिटल को यूज करते हैं ना, इसकी भी एक कॉस्ट होती है। आप कहें नहीं सर नहीं होती, काउंटिंग में कैपिटल की कॉस्ट नहीं होती, नहीं फाइनेंस में होती है। इसलिए कि जो भी पर्सन आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे इन्वेस्ट करता है, खुद सोचें क्या उसकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा? वो एक्सपेक्टेशन कॉस्ट है। हम अगर उसकी वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं ना करेंगे, क्या करेगा? वापस ले लेगा। लाजमी नहीं हम पे हमारे ऊपर पे, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो भी हमारी कॉस्ट में शामिल है। अकाउंटिंग में आप शायद पढ़ते होंगे वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का वर्ड, जो बात का एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो भी मीट करनी होती है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में क्या पढ़ेंगे? पैसा कहां से लाएं। अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप कैसे डिसीजन कर रहे होंगे? मैं आपसे कहूंगा सर एक बैंक ये है, ये भी लोन देने को तैयार है, एक बैंक ये है, ये भी लोन देने को तैयार है, शेयर इशू करें, इन्वेस्टर शेयर बाय करने को तैयार है, डिबेंचर इशू करें, ये भाई डिबेंचर खरीदने को तैयार है। डिफरेंट सोर्सेज हैं, शेयर भी है, डिबेंचर भी हैं, बैंक लोन भी है, शेयर में ऑर्डिनरी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है। सुना है? बताइए कौन से सोर्स से पैसा इकट्ठा पसंद करेंगे? मैं अगर हूं ना, मैं MFA अगर नहीं पढ़े हुआ तो मैं तो पर्ची डाल दूंगा, जिसके नाम कुरा आ गया वो सोर्सेज से पैसे इकट्ठे कर लेंगे। ऐसा होगा क्या प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में कैसे डिसीजन करेंगे पैसा कहां से लाना है? देखेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो क्या हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए हमें? बिल्कुल आना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे डिफरेंट सोर्सेज की। क्लियर? ये हो गया, ये टॉपिक रिलेट करता है पैसा कहां से आएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? कहां लगाना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है। 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन 1 लाख इन्वेस्ट करके 1,20,000 मिलेगा, दूसरी ऑप्शन 1,000 इन्वेस्ट करके 2,000 मिलेगा। कौन सी ऑप्शन? आप देखें बाज़ औक़ात डिसीजन बज़ाहिर सुनने बड़े आसान, सर जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, लेकिन समटाइम डिसीजन इतने आसान नहीं होते। जैसे मैंने आपसे छोटा डिसीजन करवा रहा हूं, 1 लाख लगा के 1,20,000 आएगा, दूसरी ऑप्शन 1,000 लगा के 2,000 आएगा। तो आपके अमाउंट को देखें ना सर, तो 20,000, 1 लाख से 20,000 वाली ऑप्शन बेहतर है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो वो 100% प्रॉफिट रेट है। वो तो क्या करना चाहिए, यही चीजें हम सीखेंगे, यही चीजें हम सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या सीखना है? पैसा कहां, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या सीखेंगे? पैसा कहां से इकट्ठा करना है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या सीखेंगे? बजट। आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स
और सबसे ज्यादा कंसेप्ट इजी। ओके सर, ये क्या साइंस है? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे अच्छा। कॉम्प्लेक्स का मतलब नॉर्मली समझा जाता है मुश्किल है, होता भी है नॉर्मली ऐसे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 अंडर रूट, क्या आंसर? कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट नहीं है। क्या जरब तकसीम है सारी, तो ये ऐसे ही है ना। वो आपने मैथ में सीखा है कंपाउंडिंग, वही है। अब आपको इसका जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यूज होती है बजटिंग में, वो बता दूं आपको। कहता है आज आप एक चीज खरीद रहे हैं 150 रुपए में, हर साल इन्फ्लेशन रेट है 7%। बताइए ये 3 में जाके आपको ये चीज कितने में मिलेगी? कंप्लेक्स है कैलकुलेशन वाइज, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन मुश्किल है, कंसेप्ट नहीं है। क्या करेंगे भाई, जो भी है उसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, ये ईयर 1 की प्राइस आ गई। फिर मल्टीप्लाइड बाय 1.07 ईयर 2 की आ गई। फिर मल्टीप्लाई 1.07 ईयर 3 की आ गई। या अगर आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाइड बाय 1.07 पावर 3, डायरेक्ट करते हैं ना। तो बजटिंग में क्या करना है, बजट में करते क्या, बजट से जहन में क्या आ रहा है कि फ्यूचर का प्लान बनाना कि अगले सालों में हमारा इनकम क्या होगा और एक्सपेंस क्या होगा, उसमें यही कैलकुलेशन बार बार इस्तेमाल होगी। आज एक बात बता रहा हूं, आजमा लीजिएगा इसको। बजटिंग आपका सबसे ज्यादा कंप्लेक्स कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, लेकिन कंसेप्ट वाइज इजी है। इसमें बेसिक कंसेप्ट वही यूज हो रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने का कंसेप्ट है। आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है? इसमें बजटिंग में आप नोट कर लीजिएगा, आपको शायद यकीन नहीं आएगा अभी। इसमें प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट ही बन रही होती है, लेकिन 1 साल की नहीं, 5 सालों की, और हर साल में वो परसेंटेजेस को चेंज करवाएगा। क्लियर? तो बजटिंग में क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करना है हमने, कैपिटल की डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ताकि सस्ते वाला कैपिटल उठाएं, सस्ते वाला कैपिटल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या करना, देखना है पैसा लगाना कहां पे है, ताकि जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उधर लगाए। बजट्स में क्या करना है, फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है। इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कंसेप्ट कोई नहीं है। चाहे बजटिंग के साथ लिख दे कैलकुलेशन बेतहाशा, कंसेप्ट बराए नाम, कंसेप्ट सारे सीखे हुए। वे आगे चलें। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कुछ ट्रांजैक्शन में ना कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। रिस्क का मतलब खतरा, खतरा। जैसे मुझे इस वक्त रिस्क, अगर फर्ज कीजिए कॉलेज चला रहे हैं, रिस्क है क्या कि अगले महीने में बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्राइस मजीद बढ़ जाएगी, रिस्क है, ठीक है। जो लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हासिल करते हैं वो डॉलर में पेमेंट करते हैं हम, एक्सचेंज रेट बढ़ सकता है, रिस्क है, ये रिस्क है। अब इसको लेकिन मैनेज कैसे करना है, मैनेज कैसे कर, जैसे अगर आप भाईजान HFC हाफिज फूड कॉर्नर शॉप है भाई के, और बर्गर बना के बेचते हैं, और बर्गर भी कौन से, चिकन वाले, तो इनका रिस्क क्या है। आपने अच्छा KFC का बर्गर कितने का मिल रहा है आजकल?
500 का 6 महीने पहले कितने का था? 250-300। आप एक चीज नोट कीजिएगा, मार्केट में चिकन की प्राइस रोज फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन जो फ्राइड चिकन बेचते हैं ना KFC वगैरह, इनकी डील की प्राइस रोज चेंज नहीं होती। आपने कभी नोट किया है? अगर कभी ये इकट्ठा लेके रख लेते हैं, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, इतना बड़ा फ्रिज नहीं है इनके पास, पूरे साल की सारी मुर्गियां लाल करके इधर रख ले। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये इनका रिस्क होता है, इसे कहते हैं कमोडिटी रिस्क। तो जब आप बिजनेस को दो तरह के रिस्क फेस करना पड़ते हैं, एक अगर उसने किसी को पेमेंट करनी है ना तो वो कॉस्ट बढ़ सकती है, और अगर किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो वो रिसीट कम हो सकते हैं। यह है फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप इन रिस्क से जान छूट सकती है। तो हम ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में ये टेक्निक सीखेंगे कि हम इन रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जब कभी आपके जहन में आए ना, फौरन आपके जहन में डॉलर आ जाए, डॉलर आ जाए। भाई अगर हम एक्सपोर्टर हैं, अगर हम इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे बताइए हमारा रिस्क क्या है? डॉलर 400 पे पहुंच जाएगा ये रिस्क है कि 200 पे पहुंच जाएगा ये रिस्क है? 400 पे पहुंच जाएगा तो रिस्क है, अगर हम इंपोर्टर हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर हैं, 200 पे। ये है फाइनेंशियल रिस्क। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम आज एक डील क्लोज कर दें, फिर चाहे रेट 400 पे जाए, चाहे 200 पे जाए, हमें 300 पे ही मिले? बिल्कुल है। ये कैसे मुमकिन है? ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे। हमें 3 तरह के रिस्क होते हैं: कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क। करेंसी मैंने आपको ये डॉलर की एग्जांपल दे दी, कमोडिटी आपको चिकन की एग्जांपल दे दी। इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर कंसेप्ट समझ के आप खुद बता सकते हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए जाए ना, अभी तो आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चन में बताया जाता ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। प्रैक्टिकली 2 तरह के रेट होते हैं। नहीं, ये कंपाउंड सिंपल नहीं, एक फिक्स होता है, फिक्स कर देते हैं आप, और दूसरा होता है काइबर प्लस रेट, जो फ्लक्चुएट करता रहता है। वहाँ स्टेट बैंक आप देखते हैं कि हर 2 महीने बाद स्टेट बैंक कहता है भाई 2% बढ़ा दो, 1% कम कर दो। ये 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती, कभी टीवी पे देखा नहीं? उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता कम होता है। तो उस लिहाज से हमारा ये रिस्क होता है कि हम आज 5 साल के लिए लोन ले लें और 2 महीने के बाद बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दें या कम कर दें। तो फिर उसको किस तरीके से हमने लॉ करना है, ये हम कहाँ सीखेंगे? और लास्ट टॉपिक जो होगा फाइनेंस का, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कोई स्टूडेंट ऐसा, आपका सवाल बाद में, मेरा पहले वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन बता दें। अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग बढ़ी हुई है ना? नहीं, ये तो उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी ना, एक्सपेंसेस नीडेड या मनी नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेंट वाली डेफिनेशन बताए। शाबाश, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अपना सवाल पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ वर्किंग। रिस्क मैनेजमेंट में जैसे जल्जला वगैरह आ जाता है, वो भी रिस्क है, लेकिन हम कौन सा रिस्क पढ़ रहे हैं वाला? सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क, जल्जला रिस्क नहीं। वो भी है, वो बाद में पढ़ेंगे। और भी रिस्क होते हैं। एक और रिस्क भी होता है, वो क्या? बर्गर देखा, उसके अंदर हम तजस्सुस, हमने कहा यार ये 600 रुपया रेट है इसका चिकन का, और ये वाकई बड़ा शवारमा जो है 30 रुपए में हमें बेच रहा है, जरा देखे इसके अंदर है क्या। वो देखा, ठंडी मुर्गी भी नहीं, मेंढक था उसके अंदर। ये भी रिस्क है। ये कौन सा रिस्क है भाई? इससे कंपनी को नुकसान, हर वो चीज रिस्क है जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचे, बिजनेस को नुकसान पहुंचे। ये रिस्क है कि नहीं? ये कौन सा रिस्क है? ये भी रिस्क, ये रेपुटेशन रिस्क है, कंपनी की रेपुटेशन। तो रिस्क की और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। वो भी पढ़ लेंगे
किसी जगह पे ऊपर नीचे, वो भी कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में। देखिए फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे, नाम से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्किंग कैपिटल के सबसे अहम 3 कंपोनेंट्स बताएं। इन्वेंट्री बेहतरीन, डेटर्स शाबाश, क्रेडिटर्स, 3 ये थे। इन्हीं 3 की मैनेजमेंट सीखेंगे हम। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या सीखना है आपने? कि वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे? वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें शामिल है? सबसे अहम 3, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है। अच्छा अब सुनिए, एक बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा मौजूद है, दूसरे के पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम मौजूद है। कौन सा बिजनेस बेहतर है? जिसका ज्यादा। शाबाश, गलत। दूसरे एंगल से आते हैं। एक कंपनी के करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम है। दूसरे के करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट एसेट कम है। कौन सी कंपनी बेहतर है? जिसके करंट एसेट ज्यादा है। गलत। तीसरी एग्जांपल, एक कंपनी के पास, अब मैं थोड़ा रिफाइन करता जा रहा हूं ताकि आप कंक्लूजन के ऊपर आ सके। एक कंपनी के पास कैश इन हैंड पड़ा है 100 मिलियन, दूसरी कंपनी के पास कैश इन हैंड पड़ा है 1 मिलियन। वर्किंग कैपिटल किसका कम? 1 मिलियन। अब बताए कौन सा बेहतर? अब आया ना लाइन पे। क्यों? 1 मिलियन वाले की तो करंट रेशो कम होगी, उसका तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, कम ही होगा ना। क्यों बेहतर है वो? 9 मिलियन वाले, क्योंकि जिसके पास 100 मिलियन है ना, वो भाई कैश से आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। तो जो बंदा अपने पास कैश रख के बैठा हुआ है ना, वो बेवकूफ है। उसे चाहिए इस कैश को कहीं पे इन्वेस्ट करे। और जिसके पास सिर्फ 1 मिलियन है, इसका मतलब उसने 99 मिलियन की मशीनरी खरीद ली होगी, जिससे दार प्रोडक्शन हो रही है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए याद रखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा पैसे लगा के बिजनेस कर रहा है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपका इसके एसेट ज्यादा, ये अच्छा है। लेकिन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम पैसे लगा के बिजनेस कर रहा है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक कर रहे हैं बात को, जो समझाना चाह रहा हूं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे अपने डेटर्स को, अपनी इन्वेंट्री का बैलेंस कम करते हुए बिजनेस कर सकते हैं। खुद बताइए, 2 कंपनी, दोनों की सेल्स 100 मिलियन है, एक की इन्वेंट्री 10 मिलियन है, दूसरे की 2 मिलियन है। कौन से बेहतर है? 2 में, क्योंकि 2 मिलियन वाला 2 मिलियन इन्वेंट्री के साथ, उसका मतलब उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतरीन है। उसने ऐसी प्लानिंग की हुई है कि जैसे ही स्टॉक खत्म होने के करीब होता है, फौरी तौर पे वो बाय कर लेता है या मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है। जिसके पास स्टॉक कम होगा, उसका स्टॉक ऑब्सोलीट भी कम होगा, उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी कम होगी। तो खुद बताए कौन ज्यादा फाइनेंस के। देखिए अकाउंटिंग में जब आप रेशो एनालिसिस कर रहे होंगे ना, अकाउंटिंग के टीचर आपको यही सिखाते हैं, तो जिसकी करंट रेशो बेहतर है वो बेहतर पोजीशन में है। लेकिन फाइनेंस ये नहीं कहते, अकाउंटिंग ये कहेगी जिसकी जेब में कैश है ना, वो ज्यादा बेहतर है, वो अपने एक्सपेंसेस आसानी से मीट कर सकता है। फाइनेंस क्या सिखाएगी? वो एफिशिएंट नहीं है जिसकी जेब में कैश है, कैश लेके घूम रहा है, इसका मतलब उससे फायदा नहीं उठा रहा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, और फिर कोशिश करना है कम से कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करें। ठीक कर रहे हैं? कुछ कुछ बात समझ आ रही है? एक कंपनी के डेटर्स 10 करोड़ के हैं, दूसरी के 50 लाख के हैं। अकाउंटिंग कहेगी 10 करोड़ वाला उसके करंट एसेट ज्यादा, बहुत बेहतर है। फाइनेंस क्या कहेगी? नहीं भाई साहब, पैसा ब्लॉक हो गया आपका, उसमें से बैड डेट भी होगा, उससे अच्छा तो वो है। होंडा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, उसमें आपको रिसीवेबल नजर ही नहीं आएंगे, ना होने के बराबर। क्यों? क्रेडिट पे बिजनेस ही नहीं करते। तो बताइए, जो बंदा क्रेडिट पे बिजनेस ही नहीं करता
उसकी बैलेंस शीट में डेटर्स 0 के करीब है, जैसे और जो दूसरा क्रेडिट पे बिजनेस कर रहा है उसमें लाखों का बैलेंस है, तो आप कहेंगे हाँ इसके डेटर्स ज़्यादा, ये इसका करंट एसेट ज़्यादा है, ये बेहतर है। अकाउंटिंग में यही कहते होते हैं करंट रेट। फाइनेंस में क्या कहेंगे? यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिखाएगी। ठीक है, हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखेंगे, कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे। इसका नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन काउंटिंग में। वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन भी सीखेंगे आप, क्योंकि काउंटिंग वाली भूल गए होंगे, दोबारा सिखानी पड़ेगी। उसके बाद मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि इसको मैनेज करना मतलब कम करने की कोशिश करना, कि कम लेवल पे बिजनेस कर रहे हो। भैया टॉपिक समझ आ गया आपको? ये है हमारे पूरे MFA, ये मैनेजेरियल के टॉपिक, फाइनेंशियल एनालिसिस के टॉपिक। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मार्क्स की क्या है कि मतलब कितने क्वेश्चन का मार्क्स? हाँ कितने, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन पता चल गया, ओवरऑल ग्रेड पता चल गया, क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आता है? MCQs आएगा 1, 1.5 या 2, ज़्यादातर 1 नंबर का। जो ये टॉपिक्स हैं मैनेजेरियल पोर्शन वाले, ये आएंगे 4 नंबर से लेके 9 नंबर तक। 4 नंबर से, ये डिपेंड करता है, नॉर्मली 4 से 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 या 2 से लेके 6 तक होंगे मैनेजेरियल के, जिनमें से कोई हो सकता है 4 नंबर का हो, कोई 6 का, कोई 8 का, कोई 9 का। और बात ऐसा भी होता है क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A 3 नंबर के साथ है, पार्ट B 4 नंबर के साथ। ठीक है, हाँ जो सेक्शन B है इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजट, ये तकरीबन 11, 12 से लेके 15, 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन होता है। ये सबसे बड़े क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजट, ये दोनों मिला के कोई 25 से 30 नंबर के दरमियान का पेपर जो होता है इन दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मली 7, 8, 6, 7, 8 इस तरह चलता है, और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 4, 5, 4, 5 नंबर के साथ पूछ रहा। लेकिन ये मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, बाकी ICAP की मर्जी है, वो चाहे तो बजटिंग में से 4 नंबर पूछ ले, इसमें से 8 नंबर रोक दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ट्रेंड बता रहा हूँ। इस पोर्शन में सबसे बड़े टॉपिक्स कौन से हैं? बजट, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये नॉर्मली छोटे टॉपिक समझे जाते हैं, जिनमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पक्के, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बजट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन 3 में से 2 टॉपिक पक्के हैं। आप ये 3 टॉपिक तैयार कर लें, आपका 30 नंबर का पेपर पक्का है। 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजट, ये 3 टॉपिक तैयार कर लें, 30 नंबर पक्का है। क्लियर? क्या पूरे पेपर को ओवरऑल पास करना है कि अलग-अलग सेक्शन को? पूरे पेपर को ओवरऑल पास करना है। अगर आपका MCQs 5 ठीक हो गए, सेक्शन B फर्ज कीजिए परफेक्ट हो गया, सेक्शन B में 47 मार्क्स आए, MCQs में 5 मार्क्स आए, मैनेजेरियल में 0 है, आप पास है। ठीक है, तो अलग-अलग पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, क्लियर है? इस सिलेबस का ओवरव्यू मिल गया, क्या क्या टॉपिक है, ग्रिड भी आपको बता दिया। किसमें? सेक्शन A में फाइनेंशियल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कंफर्म है। हाँ सेक्शन A में उसका MCQ आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन सेक्शन B में आएगा, और इसी तरह सेक्शन B में मैनेजर। लेकिन ये सेक्शन A भी सिर्फ उसने आपको ना ये क्लासिफिकेशन दी है ग्रेड के लिए, वरना फर्क नहीं है। आपने दोनों क्वेश्चन एक ही शीट के ऊपर करने हैं और जैसे मर्जी करें दोनों तरह के क्वेश्चन। क्या ये जरूरी है पहले सारा फाइनेंशियल करे फिर मैनेजेरियल, पहले मैनेजेरियल कर लें या फाइनेंशियल, या पहले मैनेजेरियल फिर फाइनेंशियल, फिर फाइनेंशियल फिर मैनेजेरियल, फिर मैनेजेरियल का क्वेश्चन करे फिर फाइनेंशियल का क्वेश्चन करे, फिर ऐसे चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अब तरतीब आपकी मर्जी है। अच्छा अब सुन लीजिए, आगे चलते हैं जी हम। अब क्या बताना ज़रूरी है आपको, हाँ ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये रूटीन की इंस्ट्रक्शन है, ये आप खुद घर जाके पढ़ लेंगे, पेज दे दिया है, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इसमें सबसे अहम आपसे दरख्वास्त ये है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, जितना दूर रहें उतना बेहतर है, ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर लेक्चर्स लें तो ज़्यादा बेहतर है, मोबाइल में नहीं, क्योंकि मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल नुकसानदेह चीज़ है, हालांकि इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं, इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मोबाइल असूली तौर पे स्टूडेंट के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बारह आगे चलते हैं, गुजारा क्यों नहीं है उसके बगैर, हाँ? कबूतर रख लें। आगे चलते हैं, लेक्चर प्लान। आपको डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा, लेक्चर प्लान के अंदर लिखा होगा क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमारी बुक का एक बुक का रेफरेंस होगा, आपको होम असाइनमेंट डेली बेस के ऊपर दी जाएगी। अच्छा एक चीज़ सुन लें, एक चीज़ सुन लें, नॉर्मली ये कहा जाता है, और शायद नॉर्मली ये ठीक भी होता हो, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता, कि जो टीचर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का है ना, वो न्यूमेरिकल अच्छा पढ़ाता है, थ्योरेटिकल अच्छा नहीं पढ़ा सकता थ्योरी के सब्जेक्ट, और जो थ्योरेटिकली अच्छा पढ़ाता है वो न्यूमेरिकल का पेपर अच्छा नहीं पढ़ा सकता। नॉर्मली ये समझा जाता है, मे भी ठीक भी हो, मैं ये नहीं करेगा, मे भी ठीक भी हो, लेकिन मे भी ठीक ना भी हो सकता है कोई टीचर ऐसा जो दोनों ही फारग पढ़ाता हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, ये भी हो सकता है कि हो सकता है दोनों अच्छे पढ़ाता हो, ठीक है। तो बहरहाल अब मैं बेसिकली ज़्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले भी, वैसे तो ये मेरे 3 अटैम्प्ट्स पढ़ा चुका हूँ मैं MFA, मेरा फोर्थ अटैम्प्ट, थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट मेरे ख्याल है। बहरहाल सिर्फ जब MFA स्टार्ट हुआ था पहला बैच नहीं पढ़ाया था मैंने, उसके बाद जितनी भी अटैम्प्ट्स हैं वो मैंने पढ़ा, लेकिन इससे पहले भी मैं किसी लेवल के ऊपर ये CA में ही काउंटिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए बहुत पुरानी बात है, वो कैरियर का स्टार्ट था। तो बहरहाल मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा कि मैं सही पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता, ये आपने खुद इवैल्यूएट करना है। लेकिन एक चीज़ देखें, मेरी एक कोशिश होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा तजर्बा करूँ। बाज़ औक़ात तजर्बा अच्छा रहता है, बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है। तो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, अगर ये काम हम ना किया तो इसका मतलब मैंने एवरेज लेवल का ही पढ़ाया है और आपने भी एवरेज लेवल का ही पढ़ा है। लेकिन अगर ये काम हमने कर लिया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि शायद में भी कि दूसरे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस ना हो। यानी मेरा जो फोकस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैनेजरियल में भी ये सिखाते हैं, अगर आपने अबव एवरेज परफॉर्म करना है ना तो आपके पास कोई अबव एवरेज स्किल होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए, वरना अबव एवरेज आप परफॉर्म नहीं कर सकते मार्केट में बहुत से लोग मौजूद हैं। तो इसी तरह हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हम प्रैक्टिस में लेके आए जो कि अबव एवरेज हो या कम से कम यूनिक हो, डिफरेंट हो। तो उसमें जो पहली और सबसे अहम चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपके लिए लाजमी है, जो आपके लिए वो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आगे क्या लिखा है? मस्ट हैव रिसोर्स। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट या कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हमने 1.5 घंटे का हमारा तकरीबन लेक्चर होगा। ये 1.5 घंटे का मैं आपको बता दूं पहले ही, इसमें जब फाइनेंशियल का पोर्शन चल रहा होगा ना वो 1.5 घंटे का होगा, वो बाज़ औक़ात 1.25-2 घंटे का भी हो जाता है, कभी कभी 2 घंटे का भी हो जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल वाला, लेकिन जो मैनेजर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन एक दफ़ा शुरू कर दिया ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि दरमियान में छोड़ के अच्छा कल यहीं से शुरू करेंगे, उसको शुरू करके ना कहीं पे फिर ख़त्म करना। थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा होगा ना तो उसमें यह भी हो सकता है अच्छा भाईजान आधा हो गया कंसेप्ट, इतना काफ़ी है, कल क्विक रिवीजन करके यहाँ से आगे चलेंगे।
तो इसीलिए 1.5 घंटा बेसिकली फाइनेंशियल वाले पोर्शन को सामने रख के अलॉट किया गया है, वरना जब मैनेजेरियल पोर्शन चल रहा होगा हमारा घंटा सवा घंटे के लगभग का लेक्चर हुआ करेगा, सवा घंटे का, 1.5 घंटे का अमूमी नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए हम 1.5 घंटा रखा हुआ है। हम कोशिश करें कि इसको ज़ाया ना करें, बल्कि उसमें कुछ प्रैक्टिस मजीद कर लें। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ये कि 1.5 घंटे के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर देखें ना, आप क्रिटिकली एनालिसिस करें ना किसी भी लेक्चर का, तो आपको पता चलेगा लेक्चर अगर 1.5 घंटे का है ना, तो उसमें जो असल चीज़ें उस्ताद ने सिखानी होती है ना, वो 15-20 मिनट की होती हैं। बाकी का जो 1 घंटा होता है ना, वो उनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल से, पास्ट पेपर के क्वेश्चन से, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर इस्तेमाल करता है। तो हम क्या करेंगे, जो उस चैप्टर के सबसे अहम कंसेप्ट्स हैं उनको हम क्वेश्चंस की शक्ल दे के आपके साथ शेयर करेंगे। जब आप लेक्चर लेके घर चले जाएंगे ना 3-4 घंटे के बाद, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, या हम कोशिश करेंगे आपका कोई अकाउंट LMS पे क्रिएट हो जाए, पक्का नहीं है, कोशिश करेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आपके साथ कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, जिनमें आज का जो आप लेक्चर सीख के गए हैं उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो टेस्ट हो रहे होंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा, उस्ताद को भी पता चल जाएगा कि आप क्या इस लेक्चर में सारी एग्जाम लेवल की चीज़ें समझ गए हैं। ठीक है। फिर इसके बाद टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ तो ये होगी, यानी समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो गया, और रिवाइज भी वो चीज़ें हुई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ नॉर्मली, अच्छा मुझे पता नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होती है ना, तो उसकी बेस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शायद नॉर्मली ऐसे होता है कि जब फाइनेंस पोर्शन में प्रैक्टिस करवाई जाती है तो कंसेप्ट समझा के ICAP के पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करवाया जाता है। अच्छा, अब ICAP का पर्सनली ये मुझे इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये है कि स्टेप 1 पे ही अगर ICAP का लेवल का क्वेश्चन किया जाए ना, तो उसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, वो मुश्किल होता है। ये लर्निंग होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह, पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4। तो हमने इसमें टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में क्या किया, ICAP का क्वेश्चन पकड़ा, उसमें देखा इस क्वेश्चन के अंदर उसने कितनी चीजें टेस्ट किया। जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पकड़ा, उसमें मुझे पता चला उसने 4 सोर्स इंक्लूड किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन ICAP के एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूंगा 4 छोटे क्वेश्चंस में, है? और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पहले एक सोर्स की कैलकुलेशन, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब आप लर्निंग हो जाए, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ताकि तस्वीर के जो टुकड़े आपने लैदा समझे थे उनको जोड़ के पूरी तस्वीर तैयार कर लें। फिर जब 2-3 दफ़ा ऐसे कर लें, उसके बाद फिर आपको फुल ICAP के क्वेश्चन बाकी के दे दिए जाएं। ये भाईजान अब आप रेडी हो गए हैं, अब आप चलें। तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, आपकी बिट साइज्ड लर्निंग होगी। बिट साइज लर्निंग का मतलब क्या है, बड़ा क्वेश्चन या जो ICAP की बड़ी केस स्टडी है, ये मैनेजरियल में भी होगा, फाइनेंशियल में भी। एक तो लेक्चर के की पॉइंट्स टेस्ट होंगे, और दूसरा ICAP की जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा स्मॉल क्वेश्चन के अंदर, और वो कैलकुलेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। और ये काम तकरीबन हर रोज होगा। जिस दिन मैं कोई ज्यादा मसरूफ हुआ, तबीयत खराब हुई, में भी उस दिन ना हो सके, लेकिन ये तकरीबन और फिर एक चीज है रखिए, और ये मैं आपके लिए नहीं अपने लिए भी कह रहा हूं, अगर हमने ये काम किया ना तो हमने अबव एवरेज परफॉर्म किया, और अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमने एवरेज परफॉर्म किया, और अगर हमने बाकी में से भी कोई चीज अगर डंडी मारी तो फिर हमने बिलो एवरेज परफॉर्म किया। ठीक है। तो आपने ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था ना, हर स्टूडेंट के साथ इस तरह नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा था, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे कि कुछ रीजंस की वजह से मैं उनकी क्लासेस नहीं ले सका, तो सिर्फ बुक्स होती थी। तो मैं कुछ कंसेप्ट ऐसे होते थे, वो कंसेप्ट मैं बाद में पढ़ता था, पहले क्वेश्चन करता था उसका, तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन करने से भी कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं कि अच्छा इसकी कैलकुलेशन ऐसे करनी है।
तो आपको अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से लेक्चर का कोई हिस्सा समझ में नहीं भी आया या आपने क्लास में छुट्टी भी कर ली फॉर एग्जांपल, जब वो आप उस टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को अटेम्प्ट कर रहे होंगे उससे भी आपको सीखने को नई चीजें मिलेंगी। तो ये आपने लाजमी, आपने मुझे भी बार बार याद करवाते रहना है, ठीक है, कि सर अब आपने कहा था डेली होगा तो कल क्यों नहीं आपने शेयर किया। अब आज आप फिर ठीक है कल किसी वजह से मसरूफ होंगे, आप समझ लगी हमें, लेकिन आज आपने कल वाला भी शेयर करना है और आज वाला भी शेयर करना है। ये काम अब आपने मुझसे करवाना है, ठीक है, मैं भी फुल्ली कमिटेड। चल ये हमारा इंशाल्लाह कंपेटिटिव एज होगा, कंपेटिटिव, बल्कि कंपेटिटिव एज नहीं, कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, मैनेजरियल की एक टर्म है। क्या होगा ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज किसे कहते हैं? ऐसे प्लस पॉइंट को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास है कंपेटिटर के पास नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? कंपेटिटिव। वैसे सारे कर सकते हैं और किसी ना किसी लेवल पे कर भी रहे होंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कोशिश करनी है कि अच्छे से भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपका ताउन भी दरकार है। तो ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपने लाजमी मुझे याद करवाते रहना है। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे? 100 के करीब होंगे, 100 के करीब होंगे। एंड होगा सिलेबस हमारा एक्सपेक्टेड है 27 जनवरी 2024, सॉरी 23 नहीं है 24 है, छोटे मोटे टाइपिंग एरर हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 24। अच्छा ये है जी, हाँ कैलकुलेटर कौन सा इस्तेमाल करना है? स्टडी मटेरियल आईकैप की बुक डाउनलोड करके रख लें, पढ़ना नहीं है, जो जब मैं आपसे जो कहूंगा आपने वो आईकैप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे। मैं जो आपको कहूंगा जो आपने वो पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। नोट्स भी होंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, बुक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे आएगी, नेक्स्ट वीकेंड पे। तो और आईकैप की बुक से भी एक एक लफ्ज हमने पढ़ना है, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि इनडायरेक्टली आप आईकैप की बुक खोले बिना और आईकैप की बुक आप पढ़ ले आओ। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि उसमें लफ्ज इंग्लिश वाला वो इस्तेमाल कर लेता है जो आईकैप की बुक का है। कंसेप्ट वही है, तो कंसेप्ट हालांकि समझ आ जाता है, लेकिन अगर लफ्ज भी वही पढ़ा हो ना जो आईकैप की बुक में इस्तेमाल हुआ है तो बंदे को 100% कंफर्म हो जाता है यही लिखना है। तो इसीलिए हमने आईकैप की लैंग्वेज या आईकैप की वोकैबुलरी या आईकैप की रीडिंग बुक की लाजमी करनी है, लेकिन वो कब कैसे करनी है कितनी, ये मैं बताऊंगा आपको। आपने करना क्या है, आईकैप की बुक को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट निकाल के रख लें, वरना मेरा ख्याल यह है कि सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके रख लें, काफ़ी। हमारे नोट्स पर हम आपको साथ साथ शेयर करते रहेंगे। कैलकुलेटर आपके पास कौन सा होना चाहिए फाइनेंस के लिए? FX 991 ES प्लस, और मेरा ख्याल है शायद यही कैलकुलेटर है जो आप PRC में भी यूज़ करते हैं, ऐसा ही है? क्योंकि जब मैं आपको कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ ना तो मैं आपको की स्ट्रोक्स बताऊंगा। उसके की स्ट्रोक्स का मतलब कि पहले ये बटन दबाएं, फिर ये बटन दबाएं, फिर ये बटन, तो डिफरेंट मॉडल की तरतीब थोड़ी आगे पीछे होती है। तो मैं आपको किस मॉडल का सैंपल सामने रखते हुए शेयर करूंगा। ये कितने स्टूडेंट के पास ये वाला कैलकुलेटर और कितने स्टूडेंट के पास कोई और मॉडल है? चले कोशिश करें कि ये, वरना और मॉडल भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे यार, आईकैप ने इजाजत दी हुई है परमिसिबल कैलकुलेटर्स में आ रहा है तो यूज कर सकते कोई भी, रिकमेंडेड बहरहाल ये है। प्रायर लर्निंग कौन कौन सी, ये आपको बता दिया। कैफ 3 की डिस्कशन स्टार्ट में कर दें। QM के अंदर मार्कअप कैलकुलेट करना आता है आपको? यानी अगर मैं आपको कहूं कॉस्ट ये है, सेल प्राइस ये है, प्रॉफिट बताए कितने %, या अगर मैं आपसे कहूं सेल प्राइस ये है, प्रॉफिट की परसेंटेज ये है, कॉस्ट बताएं, कैलकुलेट कर लेंगे? कॉस्ट, सेल प्राइस और प्रॉफिट में से कोई सी दो चीजें दूं, तीसरी चीज कैलकुलेट कर लेंगे? पक्का? मुझे नहीं किया ये, जब तक आप मुझे प्रैक्टिस में नहीं करके दिखाएंगे मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप भूल गए, मुझे लगता है भूल गए होंगे। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग आती है आपको? R2 में पढ़ी थी। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना ये तो नहीं आती होगी? R2 में भी पढ़ी है? अच्छा, मुझे स्टूडेंट ने बताया QM में पढ़ी है, R2 में भी। अच्छा, वो लीज वाले क्वेश्चन में होती थी, N पे भी। IRR तो नहीं ना पढ़ी होगी? ये कहाँ पढ़ी है?
ये भी R2 में, तो इसको मैं QM, लेकिन ये QM में भी शायद पढ़ाते हैं, लेकिन सारी चीजें भूल गए होंगे आप। मैं जब तक चेक नहीं कर लूंगा ना, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करने लगा, और मुझे पक्का यकीन है आधे से ज्यादा चीजें आपको भूल गई होंगी इसमें। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास पुराने नोट्स पड़े हैं QM के या FR2 के, आप उनमें से इन कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला, और फिर कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग। वैसे ये डिस्काउंटिंग वाला कंसेप्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमिक्स में कुछ कंसेप्ट्स पढ़े होंगे आपने, ये भूल गया ना, बेफिक्र हैं। ये भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, दोबारा पढ़ानी है मैंने, टेस्टिंग भी होगी, लेकिन सिर्फ ताकि आपको ये ना लगे कोई नई चीज है। ये बताए बगैर भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन ये क्यों बता रहा हूं कि ये चीजें पहले आपने पढ़ी हुई हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि तो हमने सीखा, सिर्फ रिफ्रेश करना है कंसेप्ट्स को। अकाउंटिंग में प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट अकाउंट सीखी है कि नहीं? किसमें? FR2 नहीं, तो इंट्रो में नहीं सीखी। इंट्रो में क्या बनाते रहे थे? FR1 में भी है, इंट्रो में भी है। ये असल में हमारा जो बजटिंग का टॉपिक है ना, बजटिंग वाला, उसमें यूज होगी इनकम स्टेटमेंट। फिर वर्किंग कैपिटल, ये सीखा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, ये भी FR2 में सीखा है, ये FR1 में सीखा, चले जहां भी सीखा है, सीखा तो है ना। ये हमारे किस टॉपिक में यूज होगी? ये कैलकुलेशन, शाबाश, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये चीज। फिर BSc में आपने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़े? शेयर, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स, यहां पे भी किस टॉपिक में यूज होंगे? गैस करें। सोर्स नहीं, हमारे यहाँ पे सोर्स। अच्छा, ये I2B में भी है, ये आपने सीला में और FR1 में भी पढ़े होंगे। सोर्स, ये हमारे गैस कीजिए किस टॉपिक में यूज होना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ IT सिस्टम में, मैनेजरियल में एक IT सिस्टम का टॉपिक है, उसमें यूज होता है। नहीं, वो तो बहुत आगे था। नहीं, ये सिंपल बेसिक है, ये IT सिस्टम बेसिक्स। कैफ 3 में वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट पढ़ा हुआ है, यूज होगा, यूज होगा। ये हमारा बजटिंग में यूज होगा ज्यादातर हमारा बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी यूज होगा, लेकिन ज्यादातर बजटिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है कि नहीं? ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज होगा। याद है क्या कहते थे? मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर सरप्लस कैपेसिटी में है लेबर, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आउटसोर्स करने से जो बेनिफिट मिलता हो, और अगर आउटसोर्स वाली ऑप्शन भी नहीं है, तो ये इस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट, यहाँ पे भी कैलकुलेशन सीखेंगे आप। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी आती है आपको? चलिए, आपको आज एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूं। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट कल बना के लाना है। बना के लाएंगे जी? चलिए, और ये सबसे अहम चीज तो रहेगी, ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, की टू सक्सेस इज प्रेयर। बिल्कुल, नमाज पढ़ के कामयाबी की दुआ करें। पढ़ ली तो कामयाब तो उधर ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चले अब आपके चूंकि मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं कोशिश करूंगा आपके कुछ, मैंने दूसरी चीज़ें मज़ीद एक्सपेरिमेंट, एक तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है ना, कुछ मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक जगह पढ़ रहा था मैं, मैनेजमेंट की किताब थी, उसने कहा अगर आप 10 एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें 9 नाकाम होंगे, एक कामयाब होगा। मेरे बड़े नाकाम भी हो चुके हैं, और ऐसे नाकाम हुए, वो वायरस पता नहीं कौन कौन से मेरे लैपटॉप में आ गए उन तजर्बों में, एक तो अभी भी है वायरस तो, लेकिन फिर भी, लेकिन उसमें कहा था अगर एक एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा भी आपका कामयाब हो गया ना,
वो आपके 10 के 10 तजर्बों की कॉस्ट पूरी कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके साथ कुछ और, लेकिन मैं आपके साथ अभी कमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि कमिट कर लिया ना तो फिर वो ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो वो अभी चूंकि वैल्यूएशन स्टेज पे है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। कमिट मैंने आपके साथ वही किया, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी मैं आपके साथ शेयर लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ, लाजमी नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप अपना डाटा शेयर करना चाहें तो कर दें, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री हो जाएगी फिजिकल के। वो उसमें आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे, वो सिर्फ एडमिन ओनली होंगे। उसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह शेयर करना है। और कोई मैं कोशिश करूँगा अलहदा से कोई LMS के ऊपर आपका अकाउंट भी बन जाए, जिसमें आपके साथ जो नोट्स वगैरह सारे इकट्ठे एक जगह पे आ जाए। उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, वीडियो लेक्चर, लेकिन आपके पास जो हम क्लास में शेयर करते हैं और क्लास के अलावा भी वो वहाँ पे मैं अपलोड कर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो सारी चीज़ें LMS पे ऑलरेडी अवेलेबल है और अवेलेबल होंगी। तो कुछ चीज़ें वीडियो लेक्चर्स के अलावा, वीडियो लेक्चर्स नहीं आपको अवेलेबल होने, वो आप क्लास में ले लेते हैं ना। कुछ चीज़ें जो क्लास नोट्स वगैरह हैं या क्विज़ वगैरह है हमारे, ये अवेलेबल। तो उसके लिए हमें आपका डाटा चाहिए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके लिए LMS के लिए ईमेल एड्रेस। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है, तो अपने स्मार्टफोन को सामने रखिए, स्मार्टफोन को सामने रखिए, और आपने करना ये है, हाँ मेंटीमेट, इधर आप छोटा सा सर्वे है, क्विक सर्वे है, इस पे आप अपनी डाटा एंट्री करें। अच्छा, आप अगर किसी वजह से आज इंफॉर्मेशन शेयर ना कर सकें तो बाद में नीचे हमारे टीए रूम में हमारे आतिफ भाई हैं, आप उनके पास जाके अपनी क्लास और अपना वो इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, नाम, CRN और ईमेल, ये चीज़ें उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप जाइए menti.com साइट पे, मोबाइल पे ओपन कीजिए, MENTI menti.com, वहाँ पे कोड एंटर, आप बॉक्स आएगा, बॉक्स में आपने एंटर करना है कोड 17587537। क्या कोड? ये सिर्फ कोड फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आपके लिए इररेलेवेंट है। आप चाहें तो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो सुनते रहे, लेकिन ये कोर्स सिर्फ फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं। 17587537 पहुंच गया जी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, बस जो पूछ रहा है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाए। ठीक है, आपको फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा यहाँ। ठीक है जी, बिल्कुल टीए रूम में बाद में अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जी। क्लियर जी, क्लोज कर दें इसको। चलिए जी, ये था हमारा, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, बस ठीक है जी। अच्छा, ये था हमारा लेक्चर। अच्छा, अब कल हम इंशाल्लाह टॉपिक्स को 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरतीब से चलेंगे। ठीक है, यानी पहले कौन सा चैप्टर होगा, उसके बाद कौन सा, और इंशाल्लाह आपको जो नोट्स वगैरह जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी आपको क्लास में शेयर कर दी जाएगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।